देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा है मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, जो मटेरियल्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे आपने एसिड बेसिस के बेसिस पे आपने क्लासीफाई किया है, कुछ सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं नेचर में, समझ में। तो वैसे ही हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किया है, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर तब समझ में आएगा जब हम इसके एक एक डिटेल में चीज़ समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जो चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा किसी एटम का, किसके कारण, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके कारण। आपको पता है ना एटम के अंदर क्या कंडीशन है, सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सेल्स में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनके कारण एक्सिस के अबाउट क्या बन रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कई बार समझा चुका हूँ ना, जब आप एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करवा रहे हो तो एक्सिस के अबाउट क्या बनता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर ऐसे करंट फ्लो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है ना, तो करंट कैसा माना जाएगा, अपोजिट। यही तो मानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के चलने की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी रहती है, करंट की, समझ में। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो करंट हम ऐसे मानेंगे और एक्सिस के अबाउट बनेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसी की स्टडी करना है और इसी को बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। वैसे इसको डिनोट करते हैं म्यू बी से, बोहर्स मैग्नेटॉन। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल अपना क्या है, कैपिटल एम। कई बार पढ़ा चुका ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम। ठीक है, अब देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर लूप में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट है उसका। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मैं कैसे दिखा रहा हूँ, है तो ये ऐसा सर्कुलर, इसका पाथ सर्कुलर है इसका, मैं कैसे दिखा रहा हूँ इसको ऐसे करके, ताकि बोर्ड पे तो एक्सिस के अबाउट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसे मैं दिखा नहीं सकता तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये, तो इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे या ऐसे, कैसे भी रिवॉल्व करो, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो हम क्या मानेंगे, करंट जो है इस लूप में, करंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज़ आई समझ में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन करंट की मानते हैं। और एक्सिस के अबाउट क्या बनता है, एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बनेगा, वो करंट जो है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी है लूप में या इस सर्कल में, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे बनेगा, ऐसे। आ गया नहीं समझ में। ठीक है, तो अपने पास इतना स्पेस नहीं है समझाने के लिए, सिर्फ इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। मान लो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो करंट ऐसे है और इसके कारण ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसके कारण करंट ऐसे है। ठीक है, ऐसे। अब करंट ऐसे है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सिस के अबाउट ये होगा। ठीक है, अब हमें करंट क्या पता है, करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी। क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी। ये तो याद है। करंट क्या होता है, आई इज टू क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई। टाइम पीरियड कितना लगा है, एक चक्कर लगाने का टोटल टाइम कितना है, टी, कैपिटल टी मानोगे। देखो इस टी में और इस टी में थोड़ा सा अंतर है, ये वेरिएबल टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, और एक कंप्लीट लूप में जो चक्कर लगाने का जो टाइम है कंप्लीट सर्कल में, वो कैपिटल टी, कंप्लीट टाइम। मान लो 10 सेकेंड लगता हो एक चक्कर लगाने, वो एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं। इसमें और वेरिएबल टी में और कॉन्स्टेंट में फ़र्क है, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड कैपिटल टी, समझ में रहे। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू ई बाई टी। अब ई बाई टी, टी क्या है यहाँ पे, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा पलट के ऊपर चला जाएगा। कैसे आया,
देखो ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। आगे समझ में। अब ई ओमेगा अपॉन 2π ये आ गए। मैं क्या क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा बताइए, NIA। NIA, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज़ करते थे हम। यहाँ पे एक सर्कल है, 2 है, 3 है, 5 है, उनके लिए नंबर ऑफ टर्न्स, उनके लिए समझ में रहे N। तो 1 सेकंड के लिए N को छोड़ दो, हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि जितने ज़्यादा ऑर्बिट होंगे उनमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मोमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो मेन फार्मूला क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, M = I × A। तो I कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है, I कैलकुलेट कर लिया है। I हो गया E ओमेगा 2π। एरिया फार्मूला क्या, उस लूप का सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। पाई से पाई कैंसिल, M = E, हाफ लिख सकता हूँ ना इसको, 1/2 हाफ E ओमेगा r²। आ रहा समझ में। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया ऐसा। अब मैं इसको यहाँ से 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा, एक तो यहीं पे छोड़ दो एक बार, ठीक है। अब बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर का क्या कहना है, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं तो उनके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और वाइल रिवॉल्विंग उनका एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली L से डिनोट करते हैं भाई, L से। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर मोमेंटम L कितना होता है, NH/2π, ठीक है। N मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए H/2π, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 से 2 कैंसिल H/π। आ गया नहीं समझ में। एंगुलर मोमेंटम क्या होया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N। नहीं है समझ में। तो L क्या होता है, MVR। ध्यान से देखिए, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है MVR = NH/2π। N स्टैंड्स फॉर, समझ गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 एज सो ऑन, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, NH/2π। अब V को आप एंगुलर में कन्वर्ट करिए। देखो लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो एंगुलर के साथ अगर आप R मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर वेलोसिटी के साथ R मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर आ जाता है। बहुत बार पढ़ा होगा आपने। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को R से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आती है, लीनियर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब R या फिर आप देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा तो V/R हो जाएगा कहीं, एक ये भी यूज़ करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, V/R। पहले देखो V की जगह आप क्या ले सकते हो, V की जगह आप क्या ले सकते हो, ओमेगा R। तो ये हो जाएगा M ओमेगा R, और R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर = NH/2π। आगे समझ में। अब ओमेगा r², ओमेगा r² की रिप्लेसमेंट क्या होगी, ओमेगा r² की जगह आप लिखोगे NH/2πm। आगे समझ में। इसकी जगह क्या लिखोगे आप, हाफ E NH/2πm। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। सो N तो हम समझ गए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए, ठीक है। N को एक बार बाहर ले लो, कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4πm लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 और 2। तो ये बन गया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट = N बाहर ले लिया मैंने एक बार, और EH/4πm। समझ गए। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ बोहर्स मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या फिर इसका नाम क्या है बोलूँ मैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। आया समझ में। इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 लग जाएगा N की जगह, सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, बोहर्स मैग्नेटॉन या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2μb, 3μb थर्ड ऑर्बिट के लिए। आगे समझ में। हाँ, तो ये है μb, ये है बोहर्स मैग्नेटॉन μb।
या पूरे को आप क्या बोल सकते हो, बोहर्स मैग्नेटॉन, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। इसको एक तरीके से और प्रूव करेंगे। अब ये होगा कितना, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे ना आप, एम की वैल्यू निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, यानी एम की वैल्यू निकालो, इसकी एम की निकालो या फिर म्यू बी की निकालो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो म्यू बी किसके इक्वल है, यानी बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन क्या है, एच अपॉन में 4πm, ई एच है भाई, ई एच अपॉन में 4πm। इसकी जब वैल्यू निकालोगे आप सारी चीज़ों को रखोगे, म्यू बी ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच क्या है यहाँ पे पता है, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट, एच बताइए कितना होगा 6.3 10⁻34, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू पता है 22/7। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 सॉरी 9.1 होता है सर, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब सारी वैल्यूज़ को आप रखोगे तो यहाँ वैल्यू निकल के आएगी बोहर मैग्नेटॉन की, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आएगा 6.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना। कितना, जोर से बोलो। 9.1 है, अच्छा यहाँ 9.27, ठीक, कितना लिख रखे, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, एक जायरो मैग्नेटिक रेशियो है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट या बोहर्स मैग्नेटॉन डिवाइड बाय क्या करना है ना इसमें जायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट या बोहर्स मैग्नेटॉन डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, म्यू बी बाई एल क्या देगा आपको, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या चीज़ है ये, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। देखिए म्यू बी की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, ई एच अपॉन में 4πm। एंगुलर मोमेंटम अभी भी आया था एन एच अपॉन में 2π, अभी देखा था हमने, एन एच अपॉन 2π क्या था एंगुलर मोमेंटम। एल तो एन तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए, एच अपॉन में 2π, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 2π अपॉन में क्या आ जाएगा एच। आया समझ में, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या बच गया है यहाँ, हाफ ई बाई एम। दिस इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है भाई, ये चीज़ कांस्टेंट है, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का ई एच 4πm, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है ना ये। अब नीचे एंगुलर मोमेंटम घूमते हुए उस इलेक्ट्रॉन का क्या है कांस्टेंट, तो ये दोनों चीज़ें का अलग कांस्टेंट के इक्वल है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये कांस्टेंट वैल्यू है, और दिख रहा है आपको ये कितनी आई, ई बाई एम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ई बाई एम आप निकाल सकते हो, ई को रखो चार्ज का और मास को रखो 8.8 10⁻10 कूलम पर केजी। समझ गए, 8.8 10⁻10 कूलम पर केजी, क्योंकि ये इसका यूनिट क्या है कूलम और इसका यूनिट क्या है केजी। लग गई यूनिट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मैं देखो, यहाँ से इसका एक दूसरा तरीका होता है, सेम चीज़ आएगी, बिल्कुल सेम चीज़। यहीं से इसको चेंज करना स्टार्ट करता हूँ, यहीं से। ठीक है, ओमेगा को क्या ले सकते हो आप, ओमेगा को V बाई आर, आर स्क्वायर। ओमेगा को क्या ले सकते हो, V बाई आर, बोला था अभी एक आर से एक आर कैंसिल, m इज इक्वल टू हाफ
ई वी आर, आगे समझ में, हाफ ई वी आर। दूसरा तरीका है इसको करने का, सेम चीज़ आनी है बिल्कुल। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी आर, बताया अभी अभी होता है इतना। एक बार इसको साफ कर दें। अब वी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, वी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एल बाई एम। सो एम उस फॉर्मूले में, ई वी आर की रिप्लेसमेंट कर दी एल बाई एम। अभी देखो ये है म्यू बी, देखो ये म्यू बी है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर बोहर्स मैग्नेटॉन, क्या है, म्यू बी लिख सकता हूँ मैं, या फिर सिंपल क्या लिख दूँ, एम बाई एल हाफ ई बाई एम। ये अभी अभी पढ़ा है हमने, बोहर्स मैग्नेटॉन डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, क्या है ये, जायरोमैग्नेटिक रेशियो हाफ ई बाई एम। आ गया समझ में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ होगी इसमें, और आप इसको कन्वर्ट करोगे, ये म्यू बी आपका, म्यू बी बोहर्स मैग्नेटॉन बोल लूँ या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको लिखो, चेंज करो, म्यू बी हाफ ई एल की जगह एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ऑर्बिट्स में, एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये यहाँ रिप्लेस कर दो, एन एच अपॉन में 2 पाई एम, ठीक है। सो बोहर्स मैग्नेटॉन या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन 1/4 हो गया, 4 पाई एम एन ई एच, वही आ गया कि नहीं, वही आया कि नहीं, ई एच अपॉन 4 पाई एम। अरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या मान लेते हैं हम, बोहर्स मैग्नेटॉन म्यू बी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1b, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2b, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। आगे समझ में, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि जब कोई भी मटेरियल मैग्नेटिज्म बनाता है तो उसका मैग्नेटिज्म बनता कैसे है, ठीक है। आप देखो एक मैग्नेट जो होती है परमानेंट मैग्नेट, वो मैग्नेटिज्म बनाती कैसे है, ये वही चीज़ है। यानी कि अगर एक मटेरियल आप देखोगे उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और एक्सिस के अबाउट क्या बनाएंगे वो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स का ग्रुप, बंच, अगर एक ही डायरेक्शन में क्या बनाए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ऐसे सारे जितने भी हैं उसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जितने भी बंच हैं वो एक सारे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई, वो मटेरियल है वो मैग्नेटिक हो गया है। समझ में रहा है, मैं बोलूँ इस सब्सटेंस के पास मैग्नेटिज्म नहीं है, ठीक है, और आगे क्लियर समझ में आता चला जाएगा इसका मतलब क्या था। इसके पास मैग्नेटिज्म नहीं, यानी कि इसके पास बहुत सारे एटम हैं और उनके इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, नेट एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, कैंसिल। इसलिए ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता, हम बोलेंगे ये मैग्नेट नहीं है। लेकिन जो मैग्नेट होती है उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, जितने भी एटम्स होंगे उनके बंचेस, ग्रुप, एक ही डायरेक्शन में क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा इसके ऊपर, सारे एक डायरेक्शन में सीधे हो जाएंगे, क्लियर कट नॉर्थ और क्लियर कट क्या बनेगा, साउथ। अब ये मैग्नेट बन गई है, समझ में रहे, एक मैग्नेट कैसे मैग्नेटिज्म बनाती है, उसके अंदर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डायपोल मोमेंट होता है, तब मैग्नेटिज्म बनता है। आगे समझ में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है हमारे को मैग्नेटिज्म में, ध्यान से देख ले क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एक सी चीज़ें मैं बोल लूँगा यहाँ पे, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में। चलो 1 नंबर दे दे इसको, चले मैग्नेटाइजेशन, और 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच से डिनोट करते हैं भाई,
इसको स्मॉल एम से भाई, बड़ी समस्या होगी यहाँ, क्योंकि कैपिटल एम से अगर डिनोट करेंगे तो कैपिटल एम तो हम ऑलरेडी किसके लिए यूज़ करते आ रहे हैं बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, समझ में आ रहा है? इसलिए स्मॉल एम यूज़ करूँगा। मैग्नेटाइजेशन है क्या, मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल है मेरे पास, एक मैग्नेट है, चलो एक मटेरियल है मानो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है सराउंडिंग में, एक मैग्नेट को हम देखते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक मटेरियल को जब हम मैग्नेट बनाते हैं तो ऐसा ही होता है, बना सकते हैं किसी भी मटेरियल को, हर एक को नहीं, बताऊंगा बाद में किस मटेरियल को आप मैग्नेट बना सकते हो, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब आप इसके चारों तरफ क्या देखोगे, जब एक दूसरा पोल सेम नेचर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, एक दूसरा पोल आप इसके नज़दीक लेके आओगे, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। नॉर्थ होगा तो रिपेल कर देगा, इसके पास लेके आओगे तो साउथ होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट। और एक चार्ज को आप v वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, ये फोर्स, क्योंकि वो चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स। तो मैंने बोला इसके पास मैग्नेटाइजेशन है तभी तो फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। अब ये एक मटेरियल है जो उस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, तो हमने क्या बोला, इसके पास मैग्नेटाइजेशन नहीं है, इसके पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो हम इस मैग्नेटाइजेशन को किस तरह से क्वांटिफाई करेंगे, किस तरह से मेजर करेंगे कि मैग्नेटाइजेशन कितना होता है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन होगा कितना। मान लो ये दो मैग्नेट है मेरे पास, मैंने बोला ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है इसका, और इसका वीक है। आप बोलोगे ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है इसलिए, साइज़ छोटा है इसलिए। मैग्नेटाइजेशन ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैग्नेटाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। मैग्नेटाइजेशन होगा, जो मैग्नेटाइजेशन है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, समझ गए। जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसका मैग्नेटाइजेशन हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा है। मैंने इसका देखा पर यूनिट वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, वॉल्यूम को ऐसे ही बोलते हैं ना, यूनिट वॉल्यूम। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और यूनिट सेंटीमीटर क्यूबिक, यूनिट 1 यूनिट सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 यूनिट, ठीक है। अब इसका लिया आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और यूनिट वॉल्यूम लिया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो जिसका वैल्यू निकल के आया ज़्यादा, यूनिट वॉल्यूम यूनिट लेना है आपको, 1 यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर ले रहे तो 1 मीटर क्यूबिक। तो यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। आगे समझ में, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट, अगर ये मटेरियल मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या बनाएगा ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन कितना बनाएगा, BM, मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट M, समझ में आया। जितना मैग्नेटाइजेशन होगा उस मटेरियल का उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वलिटी में चेंज करोगे क्या आएगा, कांस्टेंट क्या है, ये आसपास का मीडियम कितना परमिट करता है, दैट इज म्यू नॉट। आगे समझ में, हाँ। अब एक खास चीज़ देखिए, अब आपने ये चीज़ तो पढ़ी हुई है, सोलेनॉइड, मैग्नेटाइजेशन समझा दिया है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है ये समझाने जा रहा हूँ। सोलेनॉइड में आप करंट फ्लो करवाते हो, करंट आई देते हो, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसमें बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और ये कितना मैग्नेटाइजेशन करेगा आसपास के मीडियम को, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा ये, या किसी मटेरियल को हम रखेंगे उसका कितना मैग्नेटाइजेशन होगा यहाँ। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जितना हम करंट फ्लो करवा रहे हैं ना उतना ही तो मैग्नेटाइजेशन करेगा ये। तो सीधे सीधे क्या बोले, इसमें जितना करंट आप फ्लो करवाओगे उतना ही तो मैग्नेटाइजिंग करने का कोशिश करेगा ये। तो सीधे सीधे क्या बोला, सीधे सीधे साइंटिस्ट ने बोला कि इसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यहाँ लिख दूँ, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट। आगे समझ में, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा करंट दोगे वही सीधा सीधा मैग्नेटाइजेशन है। अगर करंट 1 दिया आपने तो 1, और करंट 2 दिया तो 2 टाइम्स, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हैं, n पर यूनिट लेंथ, तो उनमें कितना करंट जाएगा, n × I। तो मैग्नेटाइजेशन
या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितनी हुई, N इंटू एन टाइम्स आई। चीज़ आई समझ में। H क्या है, H ये है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग करने वाला, मैग्नेटाइज करने वाले को बोलते हैं। इसकी किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइजेशन करने की इसकी ताकत जो है ना वो है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। किसी मटेरियल को ये कितना मैग्नेटाइज करता है, समझ में आया? ये है H इज इक्वल्स टू एन आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, ये तो इस वायर में ताकत थी मैग्नेटाइजिंग करने की, यहाँ H है वायर के अंदर, ये समझिए। अब ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड H के बराबर नहीं है, H तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मीडियम उसको काट करके बहुत छोटा कर देगा, बहुत छोटा कर देगा। बहुत छोटा कर देता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, बी नोड। इसको काट करके म्यू नोड टाइम्स क्या कर देता है, ये छोटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड बी नोड क्या होगा, म्यू नोड एन आई। पढ़ रखा है ना, यस यही तो है। म्यू नोड टाइम्स क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, यहाँ पे जो मीडियम थी एयर कुछ भी, वो परमिएबिलिटी देगी कि नहीं, परमिएबिलिटी है ये, उसको काट करके छोटा कर दिया म्यू नोड टाइम्स। तो हमने म्यू नोड मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, ये जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकला दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नोड एन आई। आ गया समझ में। अब यहाँ आप कोई मटेरियल रखोगे ना, यहाँ आपने कोई मटेरियल रखा, एक तो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर मटेरियल पैरामैग्नेटिक है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और खुद का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सपोर्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो इसके अंदर भी तो मैग्नेटाइजेशन है खुद का। तो हम क्या बोलेंगे, बी जो मिलेगा बी नेट आपको सोलेनोइड के अंदर, अब कितना होगा, बी नोड प्लस बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। भाई इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसके कारण बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। अब बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन मैंने आपको बताया हुआ है, बी नेट कितना बनेगा, मतलब टोटल ये आपने मटेरियल रखने के बाद, बी नोड म्यू नोड एच, क्योंकि ये देखो क्या है, बी नोड म्यू नोड एन आई क्या है अपना एच, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब ये क्या है, बी एम म्यू नोड एम, म्यू नोड कॉमन उठाओ, एच प्लस में एम, भाई ऐसे यही है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा। समझ में आ गया। बी नोड तो कहाँ था जब तक आपने मटेरियल नहीं डाला था। अब आपने सॉफ्ट आयरन, मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या डालते हैं, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बनाता है, सपोर्ट करता है इसको, ठीक है। तो सपोर्ट किया उसी डायरेक्शन में, तो ऐड हो गया ना, बी तो इसका खुद का था बी नोड, और ऐड हो गया तो बी एम साथ में, तो बी नेट अब ज़्यादा हो गया, बढ़ गया ना। हाँ आगे समझ में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करवा सकता है। मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ध्यान से देखिए। अगर आपने सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल रखा, ठीक है, उसको ये क्या करवाएगा, मैग्नेटाइज कर देगा। मतलब जब आप एक मटेरियल को इसके अंदर रख दोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। आपने क्या लगा दिया उसके ऊपर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसके सारे के सारे जो डोमेन्स हैं जो मैंने अभी बोला था मैग्नेटिक डायपोल, वो सारे एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे, और खुद भी क्या बन सकता है वो, फिर खुद भी क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो मैग्नेट। चीज़ आई समझ में, आई कि नहीं आई। अब आप देखो ये जो है मैग्नेटाइजेशन करवा रही है, मैग्नेटाइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच। आगे समझ में। सो यहाँ पे आप इसको इक्वलिटी में चेंज करो, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको कई जगह। व्हाट इज़ दिस, इसको चाई बोलते हैं, कई बच्चे शाई बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोनाउंस है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन चाई बोलते हैं बच्चे, बुकों में CHI लिखा था, तो है ये शाई। इसका नाम क्या है, ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये, ससेप्टिबिलिटी, बताऊंगा अभी। H, तो ससेप्टिबिलिटी क्या है, M/H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ है ये। देखो मैंने आपको सेंसिटिविटी पढ़ाया था, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये ससेप्टिबिलिटी है, सेम चीज़। मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, आप यूनिट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगवा रहे हो, ज़्यादा उसमें मैग्नेटाइजेशन बन रहा है, दैट इज़ मोर ससेप्टिबल, उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है जो आपने उस सोलेनोइड के अंदर रखा, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ 5,
और इस मेटेरियल को आपने इसके अंदर रखा है, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ 10, विच इज़ मोर ससेप्टेबल दिस, इसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, जबकि आपने H तो उतना ही लगा रखा है दोनों के लिए, तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसका मैग्नेटाइजेशन कम उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, कम। समझ में क्या, ससेप्टेबिलिटी मतलब सेंसिटिव, ठीक है भाई। आप देखो चिल्ड्रंस आर मोर सेंसिटिव अबाउट कोल्ड, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव पड़ना। जब ठंड होती है तो बच्चों के जल्दी जुकाम होता है, आपको पता है, जल्दी 11 बजेंगे उनके, समझ में आ रहे हैं। तो ये चीज़ है ससेप्टेबिलिटी, क्या है, सेंसिटिवनेस। जब बाहर से कोई फोर्स लग रहा है यूँ समझ लो, उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना। तो बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कोल्ड के प्रति या बड़े, बच्चे होंगे ना, तो ये है ससेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। और इसी को मैंने क्या बोला था, सेंसिटिविटी, सेंसिटिवनेस। आगे समझ में, M/H याद रहेगा। अब एक चीज़ और बचती है, बस 2 मिनट देखिए बस। अब देखो इसको बी नेट को मैंने क्या लिखा, जब आप मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रख देते हो, जो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है यहाँ पे, जो मैग्नेटाइजेशन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है खुद का, उसको जब आपने इसके अंदर रखा तो बी नोड नहीं रहा ना, बी नेट हो गया। बी नेट कितना होगा, बी नोड प्लस में बी एम, अभी लिखा हमने। तो बी को क्या लिखेंगे, बी नोड का फॉर्मूला क्या है, देखो ये रहा, म्यू नोड H प्लस में बी एम को मैंने लिखा म्यू नोड M, और M को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ससेप्टेबिलिटी, साई बोलूँ मैं इसको, साई इनटू में H। ये चीज़ आई क्या समझ में, ठीक है। B इज इक्वल्स टू म्यू नोड कॉमन ले लो, इधर क्या बच जाएगा, इधर H कॉमन उठाओ, देखो ध्यान से, इधर H कॉमन उठा लो, H कॉमन उठ गया, म्यू नोड कॉमन उठ गया, 1 प्लस क्या बन गया, ससेप्टेबिलिटी। आ गया समझ में। अभी मैं आपको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी समझा रहा हूँ। अभी देखो, एज वी नो, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी नोड म्यू नोड इंटू H, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल उसके अंदर रखा है, मीडियम है, तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू H। मीडियम के लिए, एरिया फ्री स्पेस के लिए क्या लिखोगे, म्यू नोड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी नोड। और मीडियम है अंदर तो क्या आएगा, म्यू H और बी, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के लिए, समझ में। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नोड म्यू आर H, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये, समझ में आया। एप्सिलॉन नोट में आपने पढ़ा हुआ है, एप्सिलॉन नोट वाले में ये चीज़ देखो, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी समझाया था मैंने आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन को क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। तो देखो इस चीज़ को क्या लिखा गया, एप्सिलॉन यानी कि ये देखो म्यू आर इंटू म्यू नोड, ठीक है, और ये है म्यू, लिख दिया। अब देखिए बी म्यू नोड H, एक चीज़ बच गई है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी भाई, ये होगी 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी से एक ज़्यादा। देखो अगर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दे रखी है आपको, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये अगर दे रखी है, तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू आ सकती है, एक उसमें से लेस कर दो, एक उधर ले जाओ, ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में, अगर ये ससेप्टेबिलिटी दे रखा है तो उससे एक ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक या रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आगे समझ में। अब देखो इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है, 1 से कम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होगी। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 माइनस करोगे वैल्यू क्या आएगी, ससेप्टेबिलिटी की पॉजिटिव। क्या ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल। अगर आप इसके अंदर ऐसा मटेरियल डालोगे जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता, जैसे आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम तो उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, बी नेट बढ़ेगा, बी नोट प्लस बी एम। लेकिन अगर कॉपर डाल दिया इसके अंदर, कॉपर का कंडक्टर डाल दिया, तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो क्या होगा, इसको घटा देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है लेकिन उल्टा है, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या मानोगे यहाँ पे, नेगेटिव है। और जो मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या बेटा, पॉजिटिव। आगे समझ में, ठीक है ना। थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं ये, लेकिन समझ में आएंगे आपको, ठीक है।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मटेरियल अपने आसपास कैसे कैसे हैं, डायमैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।